नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमारा अध्यापन का विषय है भारत की चुनाव पद्धति की विशेषताएं। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने भारत में निर्वाचन आयोग के बारे में विस्तार से अध्ययन किया कि संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है, जिसे चुनाव आयोग भी कहा जाता है। हमने न केवल उनकी संवैधानिक परिस्थिति को पढ़ा, साथ ही हमने ये भी देखा कि चुनाव आयोग के द्वारा क्या कार्य किया जाता है और किस प्रकार से किए जाते हैं। अगर हम भारतीय चुनाव आयोग की बात करें तो हम देखते हैं कि 1952 से लेकर वर्तमान तक 16 आम चुनाव हो चुके हैं और इन आम चुनावों का अध्ययन करने के बाद में हमें भारतीय चुनाव आयोग की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है, जिसका हमें अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि उन विशेषताओं के आधार पर ही हम हमारी निर्वाचन पद्धति का विश्लेषण कर सकते हैं और उसके बाद हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी जो निर्वाचन पद्धति है वो कैसी है या चुनाव आयोग का कार्यकरण किस प्रकार का है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनावों के संचालन के लिए चुनाव आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया और हम देखते हैं कि उनकी अगर विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है वयस्क मताधिकार। भारत में मतदान का अधिकार संविधान ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकने वाले व्यक्ति को दिया, लेकिन वर्तमान में 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में वयस्क व्यक्ति की आयु 18 वर्ष निश्चित की गई है और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति मतदान देने का अधिकारी हो जाता है। भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को स्वीकार किया गया और मई 2014 में संपन्न 16वीं लोकसभा के और 2019 में संपन्न 17वीं लोकसभा के चुनावों में भारत में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या अगर हम देखें तो काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम बात करें वयस्क मताधिकार की पद्धति तो हम देखते हैं कि संविधान ने 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले व्यक्ति को यह अधिकार दिया, लेकिन 1989 में 61वें संविधान संशोधन के आधार पर व्यवस्था की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अब भारत में अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, चीन आदि राज्यों की भांति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला व्यक्ति मतदाता सूची में नाम डला सकता है, जुड़वा सकता है और फिर उसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरी विशेषता आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन की पद्धति। ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को 1909 के अधिनियम के द्वारा अपनाया गया, जिसके माध्यम से अंग्रेज, ईसाई, सिख, आंग्ल भारतीय, मुसलमान आदि को सांप्रदाय के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस पद्धति को संविधान में सम्मिलित नहीं किया और पिछड़े वर्ग को, जिनकी स्थिति सामाजिक और आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, उनको राजनीति में अपनी भूमिका निभाने के लिए या फिर सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया और हम देखते हैं कि उसके लिए एससी और एसटी यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए स्थान आरक्षित किए गए हैं। ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की पद्धति को अपनाया था, जिसके अंतर्गत मुसलमानों, ईसाइयों, सिख और आगली भारतीय को सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व दिया था। इस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व ने विभिन्न समुदायों को या संप्रदायों को एक दूसरे का दुश्मन या विरोधी बना दिया था। अतः नवीन संविधान जो हमारा गठित हुआ उसमें इस प्रतिनिधित्व को समाप्त कर संयुक्त निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया, लेकिन इसके साथ ही अनुसूचित जाति और जनजातियों की विशेष स्थिति को स्वीकार करते हुए, क्योंकि प्राचीन काल से हम देखें तो उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब रही और इनका समाज से जुड़ाव नहीं रहा और अस्पृश्यता जैसी जो बुराई है उससे इनको काफ़ी आघात हुआ और इन वर्गों को अपनी मूल पहचान नहीं मिल पाई। तो उसके लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में इनके लिए सीटों को आरक्षित किया गया। मूल संविधान में 1960 यानी 10 वर्ष तक के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की गई थी और यह भी प्रावधान किया गया था कि हर 10 वर्ष के बाद
SC ST की जो रिजर्व सीटें हैं विधानसभा और संसद में, उनका हर 10 वर्ष के बाद में मूल्यांकन होगा। अगर लगता है कि वास्तव में अभी भी इनकी स्थिति में सुधार नहीं आया है तो रिजर्वेशन को 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम देखते हैं कि वर्तमान में 95वें संविधान संशोधन के द्वारा अब आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए स्थान जो आरक्षित है उन्हें निश्चित कर दिया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो निर्वाचन पद्धति है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके माध्यम से वंचित वर्गों को भी राजनीति में सहभागिता और स्थान प्रदान किया गया है। तीसरा, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व। भारत में व्यावसायिक पद्धति के सिद्धांत को नहीं अपितु प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को अपनाया गया है। प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष के सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करते हैं, यानी कि इस विशेषता के तहत हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र, चाहे लोकसभा क्षेत्र हो चाहे विधानसभा क्षेत्र हो, वो अपने मतदाताओं, वो वहाँ के जो मतदाता हैं वो अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन स्वयं अपने स्तर पर करते हैं। चौथी विशेषता, गुप्त मतदान। भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानसभा और स्थानीय इकाई की संस्थाओं के लिए गुप्त मतदान की पद्धति को अपनाया गया है, यानी कि मतदाता जब अपने मताधिकार का प्रयोग करता है तो गुप्त रूप से करता है और उसे उजागर करना अपराध माना गया है। इस संबंध में 2003 में राज्यसभा में एक अपवाद रहा, क्योंकि उस समय भ्रष्टाचार के जब आरोप लगे तो लोकसभा ने एक कानून पारित करके राज्यसभा में गुप्त मतदान की पद्धति के स्थान पर खुले मतदान की पद्धति को स्वीकार कर लिया गया है। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के विभिन्न चुनावों में गुप्त मतदान की पद्धति को अपनाया गया है। पांचवी विशेषता, प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष निर्वाचन। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन दोनों ही पद्धति को अपनाया गया है। अगर हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की बात करें तो हम देखते हैं कि इनका निर्वाचन जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है, लेकिन जो हमारे MLA और MP हैं इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाता है। और ये MLA और MP जो हमारे सांसद और जो विधायक है, यही आगे चलकर जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के उम्मीदवारों में से राष्ट्रपति और उम्मीदवारों का निर्वाचन करते हैं, यानी कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन तो जो हमारे सांसद और विधायक करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा किया जाता है। छठी विशेषता, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। प्रथम और द्वितीय आम चुनाव में लोकसभा और विधानसभाओं या अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में तो एकल सदस्य को अपनाया गया था, लेकिन कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को द्विसदस्यीय कर दिया गया था। लेकिन दूसरे आम चुनाव में 91 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 584 विधानसभा क्षेत्र जो द्विसदस्यीय थे और काफ़ी बड़ी संख्या में अभेद मतों के कारण द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से उत्पन्न अस्पृश्यता जब उजागर हुई तो हम देखते हैं कि 1961 में द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र उन्मूलन विधेयक पारित किया गया और तृतीय चुनाव में सारे जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उन्हें एक सदस्य कर दिया गया, यानी कि एक निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य का ही निर्वाचन होगा और मतदाता उनको अपना मत प्रदान करेंगे। सातवीं विशेषता है साधारण बहुमत की पद्धति और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति। भारत में विभिन्न संस्थाओं के चुनाव के लिए इन दोनों ही पद्धति को अपनाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं के चुनाव साधारण बहुमत की पद्धति के आधार पर होते हैं, लेकिन राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे यहाँ दोनों व्यवस्थाओं को समुचित उपयोग किया गया है ताकि इनका लाभ जो है हमारी व्यवस्था को प्राप्त हो सके। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि भारतीय जो निर्वाचन पद्धति है उसकी ये कुछ विशेषता दृष्टिगत होती है, जिसके आधार पर हम भारतीय चुनाव आयोग का या भारतीय चुनाव पद्धति का विशेषताओं का अध्ययन कर सकते हैं। एक प्रश्न हमेशा आता है लघुत्तरात्मक या निबंधात्मक कि भारत में निर्वाचन आयोग की निष्पक्ष और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या प्रावधान किया गए हैं। क्योंकि हम बात करें
निर्वाचन आयोग का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का संचालन करना। अगर चुनाव भ्रष्ट तरीके से होंगे तो भ्रष्ट सरकार का निर्वाचन होगा, परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि वो हमारी व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा। अतः भारत में निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और संविधान में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि उच्चतम और उच्च न्यायालय की भांति कार्यपालिका के बिना हस्तक्षेप के स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से निर्वाचन आयोग कार्य कर सके। इसलिए संविधान में उसके लिए कुछ उपबंध किए गए हैं। जैसे पहला, निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका जिक्र भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग का जो उत्पत्ति है ना तो वो लोकसभा ने की है ना ही कार्यपालिका ने की है। इस प्रकार ये एक संवैधानिक संस्था है। दूसरा, इनकी नियुक्ति। चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के ही आदेश से इन्हें पदमुक्त किया जाता है। लेकिन इन्हें हटाने की अगर प्रक्रिया की बात करें तो इन्हें केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत जिस प्रक्रिया का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है वो इतनी जटिल है, इतनी कठिन है कि आज तक इस प्रक्रिया के द्वारा किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को नहीं हटाया गया है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नियुक्ति और पद मुक्ति के संदर्भ में हम इन्हें स्वतंत्रता प्रदान, क्योंकि इन्हें इतनी आसानी से नहीं हटाया जा सकता है। चौथा जो इन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश के उसी के समक्ष सुख सुविधाएं, वेतन भत्ते और उसको सुरक्षा या अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है और अन्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के बराबर। नियुक्ति के पश्चात मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तों में कोई एराबकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि निर्वाचन आयुक्त नियुक्त होने के बाद में इनकी सेवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य आयुक्त का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जो चुनाव आयोग है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष है, क्योंकि इसकी नियुक्ति, पद मुक्ति और वेतन भत्ते और इनका संवैधानिक दृष्टि और इनके दर्जे की दृष्टि से ये एकदम स्पष्ट हो जाता है। धन्यवाद।